देखो भाई, आज हम जो है ना 11th का फर्स्ट चैप्टर अपना सेट है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट आपका जो चैप्टर है ना वो आपका अभी सेट। अब सेट की क्या डेफिनेशन है ना, पहले एक बार मैं लिख दूं फिर आपको समझा दूंगा भाई कि सेट क्या होता है। देखो सेट की जो डेफिनेशन है ना, सेट की आपकी डेफिनेशन है भाई, सेट इज ए well defined set is a well defined collection of an object collection of an object collection of an object। अब समझो क्या मतलब है। सेट क्या होता है भाई, देखो इसमें एक वर्ड आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, जैसे बेंचेज रखे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, ये फैन है, ये चेयर है, ये लेक्चर स्टैंड है, इन सब को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो सेट क्या होता है, सेट जो है ना ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है। मतलब आपके सामने ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आपके कुछ भी हो सकते हैं, उनकी एक कलेक्शन है। तो वो जो ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है ना उसको आप सेट का नाम दोगे, पर कब आपकी वो जो कलेक्शन है ना वो वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो इसमें एक वर्ड और कौन आ गया भाई, वेल डिफाइन। तो वेल डिफाइन का क्या मतलब है, वेल डिफाइन का मतलब है भाई कि उस कलेक्शन को सभी जो स्टूडेंट है ना एक ही तरीके से डिफाइन करें। तो क्या मतलब है वेल डिफाइन का, वेल डिफाइन का मतलब है कि वो जो भी कलेक्शन है ना, जिन भी ऑब्जेक्ट की वो कलेक्शन है, उनको सबका तरीका डिफाइन करने का सेम होना चाहिए। तो वो कलेक्शन आपकी क्या कहलाओगी, सेट कहलाओगी। तो ये बात आपको कम समझ में आई होगी और ये बात आपको एग्जांपल से समझ में आओगी कि वेल डिफाइन का क्या मतलब है। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं, मैं आपको थोड़ा सा और खुद की लैंग्वेज में बताऊं कि वेल डिफाइन का क्या मतलब है, वो सुनो। जैसे मान लिया मेरे सामने जो है ना 5 स्टूडेंट खड़े हैं और मैंने जो 5 स्टूडेंट है ना उनसे एक क्वेश्चन किया कि इंडिया के 2 बेस्ट एक्टर के नाम बताओगे। तो पहला जो स्टूडेंट है ना उसने मान ले बोल दिया भाई इंडिया के जो बेस्ट एक्टर है ना वो आमिर खान और मान ले शाहरुख खान है। सेकंड जो स्टूडेंट है उसने मान ले नाम ले दिया भाई, आप कुछ भी मान लो, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन। तो ये जो आपकी कलेक्शन है ना ये आपकी कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन क्यों नहीं है, क्योंकि जो मैंने अब तक क्वेश्चन कराया ना उस क्वेश्चन को जब सब स्टूडेंट है ना वो एक ही तरीके से डिफाइन नहीं कर रहे, यानी सबका उस चीज को डिफाइन करने का जो वे है ना वो अलग अलग है। तो वो जो आपकी चीज है वो वेल डिफाइन नहीं कहलाओगी। यानी आप इंडिया के जो बेस्ट एक्टर हैं ना उनका सेट आप नहीं बना सकते। तो सेट क्या होता है भाई, आपके पास ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन है ना वो सेट कब कहलाओगी, जब उसको सभी के सभी जो स्टूडेंट है ना उनको एक तरीके से क्या करें, डिफाइन करें। यानी वो जो कलेक्शन है वो आपकी क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। तो वो कलेक्शन आपकी क्या कहलाओगी, सेट। जैसे मान लें आपको बोल दूं कि आप जो है ना 2 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर लिखो, तो सब क्या लिखेंगे, 2, 3, 4 और 5। तो सब के सब जो स्टूडेंट वो ये लिखेंगे। यानी ये जो कलेक्शन है ना ये मेरी वेल डिफाइन है। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जो आपके वोवल है ना वो लिखो, तो आप क्या लिखोगे, ए, ई, आई, ओ और यू लिखोगे नहीं। यानी वो भी जो कलेक्शन है वो क्या है, मेरी वेल डिफाइन है। यानी नेचुरल नंबर का आप सेट बना सकते हो 2 to 5, और एक वावल का भी क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि वो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइन है। यानी उसको डिफाइन करने का जो तरीका है ना सबका क्या सेम है। अब मान लें मैं आपको बोल दूं इंडिया के अंदर जो रिच पर्सन है ना क्या उनकी कलेक्शन वेल डिफाइन है, तो वो वेल डिफाइन नहीं है। कोई तो किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, यानी वो कलेक्शन आपकी कैसी नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है। यानी इंडिया के जो रिच पर्सन है ना उनका सेट नहीं हो सकता। तो सेट क्या होता है भाई, सेट एक ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है, और वो जो कलेक्शन है ना उस पर कंडीशन है
कि वो वेल डिफाइन होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाऊगा, मेरा सेट कहलाऊगा। मान लो मैं आपको बोल दूं कि 10th क्लास के अंदर जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, क्या उनका सेट हो सकता है? तो आंसर है नो। क्यों नहीं हो सकता भाई? क्योंकि जो वो कलेक्शन आप बनाओगे ना, वो आपकी वेल डिफाइंड नहीं होगी। वेल डिफाइंड क्यों नहीं होगी? कोई तो किसी का नाम लेगा कि ये इंटेलिजेंट है, कोई किसी का नाम लेगा, तो वो आपकी वेल डिफाइंड नहीं होगी। यानी कि जो आपके 10th के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना, उनका सेट आप नहीं बना सकते। तो कर लोगे ना ये? तो सेट क्या होता है भाई? सेट एक ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होती है, पर वो कलेक्शन कैसी होनी चाहिए? आपकी वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं आपको बोल दूं कि आप जो है ना नेचुरल नंबर का सेट बनाओ, नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर कौन होते हैं? 1 2 3 4 5 अप टू सुन। तो ये जो आपकी कलेक्शन है ना नेचुरल नंबर की, ये वेल डिफाइंड है। अगर आपको मैं बोल लूं कि आप नेचुरल नंबर लिखो, तो सब के सब यही लिखोगे, यानी ये जो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइंड है, यानी जो नेचुरल नंबर है ना उसका सेट हो सकता है। मान लो मैं आपको बोल दूं क्या ऑल नंबर का सेट होगा? हाँ होगा, क्योंकि जब भी आपको मैं कहूँ आप ऑल नंबर लिखो, तो आप क्या लिखोगे? 0 1 2 3 4 अप टू सम। तो सब के सब स्टूडेंट यही लिखोगे ना। हाँ होल नंबर का भी क्या हो सकता है? सेट हो सकता है। पर अब सुनो काम की बात, अगर किसी को सेट बनना आना तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। पहली बात, आप इसको सेट नहीं बोल सकते, ये नेचुरल नंबर का सेट नहीं है। ये नेचुरल नंबर का सेट कब तक नहीं होगा? जब तक आप इस चीज को इस ब्रैकेट में बंद नहीं करोगे भाई। ये जो ब्रैकेट में लगाई है ना, इसका नाम होगा कर्ली ब्रैकेट। क्या नाम है इसका? कर्ली ब्रैकेट है भाई। तो इसको आप सेट का नाम तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आप इस चीज को इस ब्रैकेट में बंद नहीं करोगे। हाँ अब ये एक सेट है, और इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है ना उनका नाम होता है एलिमेंट। क्या नाम है भाई? एलिमेंट। और आप हर एक एलिमेंट के साथ कोमा भी लगाओगे। तो अगर किसी को सेट बनना है ना, तो उसको सेट का नाम आप कब दोगे? पहले बात तो वो चीज इस ब्रैकेट में बंद हो। दूसरी बात, उसके अंदर जो चीज लिखी हुई है ना उनका नाम होता है एलिमेंट, और आप हर एक एलिमेंट के साथ कोमाज भी लगाओगे। हाँ अब ये एक सेट है, और किसका सेट है? ये एक नेचुरल नंबर का सेट है। ये सेट नहीं है, ये होल नंबर का सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेट की 2 कंडीशन है ना वो फुलफिल नहीं कराई है। 2 कंडीशन कौन कौन सी? पहले बात, आप इस चीज को किसमें बंद करोगे भाई? कर्ली ब्रैकेट में बंद करोगे। दूसरी बात, इसमें जितने भी एलिमेंट है सबके साथ आप क्या लगाओगे? कोमास लगाओगे। तो आप ये एक सेट है, और किसका सेट है? ये एक होल नंबर का सेट है। तो कर लोगे यहाँ तक? तो सेट क्या होता है भाई? सेट एक कलेक्शन होती है कई सारी चीजों की, पर वो जो कलेक्शन है ना वो आपकी वेल डिफाइन होनी चाहिए। वेल डिफाइन मतलब सभी उस कलेक्शन को जो है ना एक ही तरीके से डिफाइन करे, या और भी आप खुद की लैंग्वेज में समझो। अगर आप वो क्वेश्चन 5 से करो ना, 5 या 6 स्टूडेंट से, तो सब का आंसर सेम आना चाहिए। तो जो आपकी कलेक्शन वो कैसी कहलाओगी? वेल डिफाइंड। उसके बाद अगर किसी को सेट बनना है तो आप उसको 2 चीज उसको सेटिस्फाई करवानी पड़ेगी। पहली बात, उसको किस में बंद करोगे? इस ब्रैकेट में। दूसरी बात, इनका नाम होता है एलिमेंट, और आप हर एक एलिमेंट के साथ कोमाज भी लगाओगे। हाँ अब ये एक सेट है, और किसका सेट है? ये एक नेचुरल नंबर का। ये किसका सेट है? मेरा होल नंबर का। मान लो आपको सेट बनाना हो इंटीजर का, तो इंटीजर में क्या होते हैं? 0 प्लस के फिर माइनस के भी, यानी प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सुन। और आप इसको सेट का नाम तब तक नहीं दे पाओगे जब तक आप इस चीज को कर्ली ब्रैकेट में बंद नहीं करोगे। हाँ अब ये एक सेट है, और किसका सेट है? ये एक इंटीजर का सेट है। दूसरी बात भी, आप सेट को किसी से भी लिखो, हमेशा कैपिटल लेटर से करोगे डिनोट। सेट को ए से लिखो, बी से लिखो, एक्स वाई जेड किसी से भी लिखो, हमेशा आपको कैपिटल लेटर से क्या करना होता है? डिनोट आपने करना है। मान लें किसका सेट है? यो नेचुरल नंबर का। मान लें आपने एन से लिख दिया, तो एन आप क्या लिखोगे भाई? कैपिटल लिखोगे, यानी कि आप स्मॉल एन से लिखोगे।
किसका सेट है यो? होल नंबर का। मान लो आप डब्ल्यू से लिखना आपने, तो डब्ल्यू आपने क्या लिखना भाई? कैपिटल ही लिखना है। मान लो इंटीजर का सेट है और मान लो आप इसको जेड से लिखना चाहो, तो जेड आप क्या लिखोगे? हो कैपिटल ही आपको लिखना है। तो कर लोगे? तो पूरी बात में दोबारा बोल दूं। पहली बात तो अगर किसी को कोई भी चीज सेट कब कहलाओगी? जब वो 3 कंडीशन फुलफिल कर दी होगी। पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट हैं सबके साथ कोमा लगाओगे। दूसरी बात, उसको क्यूरली ब्रैकेट में क्या करोगे? बंद करोगे। उसको आप किसी से भी लिखो, हमें सबको कैपिटल लेटर से क्या है? लिखना होता है। मान लिया मैंने ए कोई सेट बना दिया और ए सेट में मान लिया मेरे एलिमेंट हैं 1, 2 और 3। हाँ, यो एक सेट है। क्यों? तीनों कंडीशन फुलफिल है। पहली कंडीशन, जितने भी एलिमेंट है ना सबके साथ कोमा है। दूसरी बात, साथ में कौन है? मेरी क्यूरली ब्रैकेट है। और मैंने ये जो सेट है ना कैपिटल लेटर लिख रखे। तो सेट को किसी से भी करो डिनोट, पर करना आपने किससे होता है भाई? कैपिटल लेटर से ही करना आपने डिनोट। तो ये टॉपिक क्या होगी? सेट की डेफिनेशन होगी। और सेट को किससे करोगे डिनोट? हमेशा कैपिटल लेटर से करोगे डिनोट। दूसरी बात, उसमें जो एलिमेंट है ना हर एक के साथ में क्या लगाओगे? कोमास लगाओगे। दूसरी बात, वो जो एलिमेंट है ना उसको किसमें बंद करोगे? क्यूरली ब्रैकेट में आपने बंद करना। इसके बाद जो है ना 2 रिमार्क अपने भाई 1.2 पेज पे आना। 2 रिमार्क आपको दिए हुए हैं। देखो क्या मतलब है, पहले मैं पढ़ दे फिर आपको समझा दूंगा। पहला जो आपका रिमार्क है ना ये आपको क्या कहता है भाई? पहला रिमार्क आपको ये कहा है, collection of qualitative attributes such as honest person, intelligent student, rich person, good player, etc. do not form a set। वो आपको ये कहो भाई, आप जो है ना honest person, intelligent student, rich person और good player इसके ऊपर सेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? मान ले मैं आपको बोल दूं कि जुलाना के अंदर जो रिच पर्सन है ना उनका सेट बनाओ, तो आप बना ही नहीं सकते। कोई तो कहोगा भाई ये रिच पर्सन है, कोई किसी और का नाम लेगा, कोई किसी और का नाम, एंड जो आप कलेक्शन करोगे ना वो कलेक्शन आपकी वेल डिफाइन नहीं होगी। तो रिच पर्सन के ऊपर आप सेट नहीं बना सकते। दूसरी बात, ऑनेस्ट पर्सन के ऊपर जो है ना आप सेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? मान लें मैं आपको बोल दूं कि 11th क्लास के अंदर जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है ना उसका एक सेट बनाओ, तो सबके अलग अलग आंसर होंगे। कोई किसी का नाम लेगा, कोई किसी का नाम लेगा, यानी वो जो आपकी कलेक्शन है ना वो वेल डिफाइन नहीं होगी। तो ये आपको ये कहो भाई कि आप ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, रिच पर्सन और गुड प्लेयर के ऊपर सेट आप नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो जो कलेक्शन आप करोगे ना वो आपकी वेल डिफाइन नहीं होगी, यानी उसको डिफाइन करने का जो वे है ना सबका अलग अलग होगा। मान लें मैं आपको बोल दूं इंडिया की जो क्रिकेट की टीम है ना इसमें जो गुड प्लेयर है उनका सेट बनाओ, तो आप बना ही नहीं पाओगे। कोई तो कहोगा सचिन गुड प्लेयर है, कोई किसी और का नाम, कोई किसी और का नाम लेगा, यानी आप गुड प्लेयर के ऊपर भी सेट नहीं बना सकते। उसके बाद जो रिमार्क नंबर 2 है ना, पढ़ना है क्या लिखा हुआ है? रिमार्क 2 में लिखा हुआ भाई, पहले पढ़ दो फिर समझा दूंगा। द वर्ड कलेक्शन और सेट शुड नॉट लीड अस टू थिंक दैट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन इट शुड नेसेसरी बी मोर देन 1। वो आपको ये कहो है, जो सेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी है ना उस डेफिनेशन के अंदर एक वर्ड आया कलेक्शन, और कई जो स्टूडेंट है ना इस कलेक्शन वर्ड को पढ़ कर ये सोचे हैं कि कलेक्शन माने तो भाई कई सारी चीजें होती हैं, तो सेट वही होगा जिसमें कई सारी चीजें होंगी, यानी जिसमें कई सारे क्या हो एलिमेंट हो। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ये आपको ये बात बोले कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कई सारी चीजें हैं तो वो सेट है ना। अगर एक चीज है ना अगर उसमें एक ही एलिमेंट हो तो भी वो सेट है। मान ले मैंने बी कोई सेट बना दिया, मान ले बी कोई सेट है और उसमें खाली जो है ना 5 है, तो ये भी एक सेट है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना कि कई सारे एलिमेंट हैं तो सेट है,
वरना वो सेट नहीं होगा। चाहे एक एलिमेंट हो वो भी एक सेट है, बल्कि आप आगे टाइप पढ़ोगे ये सिंगलटन सेट होता है। कौन है ये? सिंगलटन सेट, जिसमें सिंगल एलिमेंट हो, चाहे एक भी एलिमेंट ना हो, चाहे एक भी एलिमेंट ना हो वो भी सेट है। बल्कि जो एम्प्टी सेट होता है, आगे पढ़ोगे सारी चीजें, खाली सेट होता है। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना भाई कि जो सेट की डेफिनेशन आपने पढ़ी है ना उसमें एक वर्ड कोलेक्शन आया है, और जैसे आप कोलेक्शन वर्ड सुनते हो ना तो मन में आता है कि कई सारी चीजें मिलकर बनी हुई होंगी, जबकि ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। चाहे एक एलिमेंट हो उसको भी सेट का नाम दे पाओगे, चाहे एक भी ना हो वो भी कौन होगा? मेरा सेट होगा। तो आपके दो रिमार्क थे अभी। पहला कौन था? आप किसी की ऑनेस्टी, इंटेलिजेंट, रिच पर्सन, गुड प्लेयर, इनके ऊपर आप सेट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि वो जो कलेक्शन आप करोगे ना वो आपकी वेल डिफाइन नहीं होगी। सेकंड आपका रिमार्क कौन है? सेकंड आपका रिमार्क है भाई जो सेट के आपने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें एक वर्ड कोलेक्शन आया है, और इस कोलेक्शन वर्ड को पढ़ के कई स्टूडेंट ये सोचे हैं कि सेट तो वही होगा जिसमें एक से ज्यादा चीजें होंगी, जबकि आपको ऐसा नहीं सोचना। चाहे उसमें एक एलिमेंट हो वो भी सेट है, चाहे एक भी ना हो वो भी कौन है? मेरा भाई सेट हो। उसके बाद नोटेशन फॉर सेट, वो मैंने आपको बता दिया कि सेट को आप किसी से भी लिखो, आपको हमेशा किससे लिखना है? कैपिटल लेटर से ही लिखना, स्मॉल लेटर से आपको डिनोट नहीं करना होता। उसके बाद भाई यहां तक तो हो गया। उसके बाद एक वर्ड होता है भाई बिलोंग्स टू, भाई बिलोंग्स टू, जिसको सिंबॉलिकली मैथ में जो है ना ऐसे लिखते हैं। और बिलोंग का मतलब सबको पता भी होगा, संबंध, यानी वो चीज उसके अंदर है कि नहीं है। मान लिया एम कोई सेट है, और एम सेट में जो है ना मान लिया एलिमेंट आपके 2 और 7 है। एम कोई सेट है और उसमें एलिमेंट कौन है? 2 और 7 है। मान लिया मैं आपको बोल दूं क्या 7 बिलोंग्स टू एम है? पहली बात ये लाइन आपको पढ़नी आनी चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ 7 बिलोंग्स टू एम। ये किसका सिंबल है भाई? बिलोंग्स टू का सिंबल है। तो 7 बिलोंग्स टू एम। अब इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है भाई क्या 7 एम के अंदर है? तो 7 एम के अंदर है ना, यानी 7 बिलोंग करता है। अगर मान लिया मैं आपको बोल दूं, मान लिया इसमें लिखा होता 5 बिलोंग्स टू एम, यानी क्या मतलब है कि क्या 5 एम के अंदर है? तो 5 आपका एम के अंदर नहीं है ना, तो आप इसको ऐसे कट कर दोगे। तो ये सिंबल किसका होता है? आपका बिलोंग्स टू का। बिलोंग्स टू मतलब वो चीज उसके अंदर है कि नहीं, अगर हो तो बिलोंग करेगी, अगर नहीं है तो ऐसे कैंसिल आप कर दोगे। ये भी कई बार यूज होगा भाई। अब इसके बाद जो है ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट आ गई भाई, यानी जो सेट है ना उनको आप कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी सेट को जो है ना आप कैसे कैसे लिख पाओगे, ये है भाई। देखो भाई जो सेट है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने के 2 वे होते हैं भाई। या तो किसी भी सेट को आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, कोई भी सेट आपके सामने लिखा हुआ ना, या तो आपको वो रोस्टर फॉर्म में लिखा मिलेगा, या फिर वो जो सेट है ना आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा मिलेगा। मैं कोई भी सेट हो उसको राइट करने के, उसको लिखने के 2 रास्ते हैं भाई। या तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे, या फिर आप उसको किस में लिखोगे? सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखोगे। अब क्वेश्चन ये है कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है? अब मैंने आपके सामने जो 4 सेट लिख रखे थे ना, नेचुरल नंबर का लिखा हुआ था, एक होल नंबर का लिखा हुआ था, वो सारे सेट आपके रोस्टर फॉर्म में ही लिखे हुए थे। यानी रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म के अंदर आपके एलिमेंट की जो है ना एक लिस्ट बनानी होती है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है भाई? एलिमेंटों की लिस्ट बनानी होती है, पर वो जो लिस्ट आप एलिमेंटों की बना रहे हो ना वो सेपरेटली बनानी है आपने, और उन एलिमेंटों को सेपरेटली करेगा कौन? कोमास करेंगे। और फिर बाद में जो है ना
क्यूरली ब्रैकेट में आप बंद कर दोगे तो वो मेरी रोस्टर फॉर्म कहलाओगी। दोबारा फिर सुनो, रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म के अंदर आपने सेट में जो एलिमेंट है ना उनकी एक लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट भी आपको कैसी बनानी है? सेपरेटली बनानी है। उनको सेपरेटली करेगा कौन? कोमाज करेंगे, और साथ में आप उसको क्यूरली ब्रैकेट में, तो नोटेशन तो करनी पड़ेगी बंद, उसमें भी बंद करोगे तो वो मेरी रोस्टर फॉर्म कहलाओगी। एग्जांपल देखो, जैसे मान लें मैं आपको बोल दूं भाई ए कोई सेट है, सेट ए कंटेन्स नेचुरल नंबर फ्रॉम 5 to 10 में, कि ए कोई सेट है, ए सेट में कौन कंटेन है? नेचुरल नंबर है 5 से लेकर कहां तक भाई? 10 तक। और आप इस सेट को जो है ना इसकी रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको इस सेट ए के जो एलिमेंट है ना उसकी लिस्ट बनानी है, और वो लिस्ट में जब आप एलिमेंट लिख रहे हो ना वो आपको सेपरेटली लिखने हैं। उनको सेपरेटली करेगा कौन? कोमाज करेंगे, और साथ में किसमें बंद करोगे? क्यूरली ब्रैकेट में आप बंद करोगे। तो बनाना, तो ए सेट कौन है मेरा भाई? ए सेट है मेरा, उसके अंदर नेचुरल नंबर है कहां से कहां तक? 5 से लेकर 10 तक। तो कौन कौन होंगे वो? 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो आपको उस सेट के जो है ना एलिमेंटों की लिस्ट बनानी है, और लिस्ट में जो एलिमेंट है वो आप लिखोगे सेपरेटली, यानी अलग अलग आप लिखोगे। उनको अलग अलग करेगा कौन? ये कोमाज करेंगे, और साथ में जो है ना जो सेट की नोटेशन है उसमें करोगे बंद। तो ये जो ए सेट है ना ये उसकी कौन कहलाओगे भाई? रोस्टर फॉर्म कहलाओगे। कर लोगे? और लो एग्जांपल, जैसे मान लो आपको बोल दूं सेट बी, बी कोई सेट है भाई, उसके अंदर कंटेन है, कंटेन्स वावल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो आपके वोवल है ना वो उसके अंदर कंटेन है। तो आप बी सेट को उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो क्या होती है रोस्टर फॉर्म? इस सेट में जो जो एलिमेंट है ना उनकी एक लिस्ट बनाओगे, और लिस्ट जब आप एलिमेंट की बनाओगे तो उसमें एलिमेंट आपको क्या करने हैं? सेपरेटली आपको लिखने हैं। उनको सेपरेटली करेगा कौन? कोमाज करेंगे। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट में वावल आपके कौन कौन है? वावल्स आपके होंगे ए, ई, आई, ओ और यू, और सेपरेटली करेगा कौन? ये कोमाज करेंगे, और साथ में किस में करोगे बंद? कर्ली ब्रैकेट में। और सेट आपका बी है ना इक्वल टू बी। ये आपने जो बी सेट है ना जो उसकी कौन सी फॉर्म में लिख दिया भाई? रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो ये बिल्कुल आसान है भाई। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? पहली बात तो कोई भी सेट हो या तो आपको उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखा मिलेगा या उसकी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा मिलेगा। रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको उस सेट में जो एलिमेंट है ना उनकी एक लिस्ट बनानी होती है, और लिस्ट जब आप बना रहे हो तो उसमें एलिमेंट आप लिखोगे अलग अलग, सेपरेटली आप लिखोगे। उनको सेपरेटली करेगा कौन? कोमाज करेंगे, और साथ में उन एलिमेंट जो लिस्ट आपने बनाई है ना उसको क्यूरली ब्रैकेट में क्या करना? बंद। तो वो मेरी जो सेट है ना उसकी रोस्टर फॉर्म कहलाओगे। आसान है ये तो। उसके बाद आपकी है भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, तो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना वो आपने ध्यान से सुननी है। देखो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है किसी भी सेट की? सेट बिल्डर फॉर्म में जो है ना पहली बात तो सबका आंसर सेम नहीं होगा। मतलब आपने किसी को कोई बात समझानी है, उसको वो बात समझाने का आप अलग अलग वे अपना सकते हो। अब कौन क्या वे अपना रहा है ना वो तो उस पर खुद पे डिपेंड है। यानी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उस सेट में जो एलिमेंट है ना, उस सेट में जो एलिमेंट है वो आपने एक सिंगल एलिमेंट एक्स से लिखने होते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें आपको क्या करना है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उस सेट में जो एलिमेंट है वो एलिमेंट आपने एक सिंगल एलिमेंट
x से लिखना है, यानी आपने एक ऐसा x लिखना है कि उस x के अंदर आपको वो सारे एलिमेंट नजर आने चाहिए। अब अलग अलग का अलग अलग तरीका हो सकता है, यानी जब आप किसी भी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे ना, तो हो सकता है कंसोर मैच ना करे और हो सकता है कंसोर मैच करे। हाँ, पर ये जरूरी है भाई कि उस x के अंदर वो सारे एलिमेंट आपको नजर आने चाहिए। जैसे मान लिया बी सेट है भाई, हाँ ये बात भी पक्की है भाई, अगर वो कहोगा कि सेट को जो है ना आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो, तो पक्की बात है वो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा मिलेगा आपने। अगर आपको कहो है कि आप उस सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो वो सेट आपको किस में लिखा मिलेगा? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा मिलेगा। अब कोई सेट है, मान लो उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में मान लो बी कोई सेट है, और बी सेट में जो है ना मान लो आपके एलिमेंट है भाई ए, ई, आई, ओ और यू है भाई। ये मान लो बी कोई सेट है जो उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ, और आपको बोल देगा कि आप बी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपने ये सारे के सारे जो एलिमेंट है ना एक सिंगल एलिमेंट x से लिखने हैं, यानी जो x है ना इस x के अंदर ये सारे एलिमेंट आपको नजर आने चाहिए, तो वो क्या कहलाओगी? बी सेट की सेट बिल्डर फॉर्म कहलाओगी। देखो शुरुआत तो आप ऐसे ही करोगे, देखो ये तो आप लगाओगे ब्रैकेट, तो नोटेशन आपकी सेट की। तो शुरुआत आपने सेट बिल्डर की बारे में हमेशा ऐसे करनी है, एक्स सच डेट, ये सिंबल है सच डेट का। सच डेट माने इस प्रकार से कि जो मेरा एक्स है ना, एक्स मेरा इस प्रकार का है। अब इसके बाद अब क्या लिखूं? इसके बाद मैं क्या लिखूं कि ये जो एक्स है ना उसके अंदर मैंने सबके सब एलिमेंट नजर आऊं, यानी मैं x की फॉर्म में अब क्या बात लिखूं कि उसके अंदर ये सारे जो एलिमेंट है ना मेरे को नजर आने चाहिए। अब सबका अलग अलग वे उसके लिखने का भाई। तो मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं कि x सच डेट कि x मेरा इस प्रकार है कि x मेरा कौन है? x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, कि x मेरा कौन है भाई? इंग्लिश अल्फाबेट में जो वोवल है ना वो है, यानी मैंने ये जो बात है ना अरे वो लैंग्वेज में लिख दी, सीधी सी बात है। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है, आपने वो जो एलिमेंट है ना वो लैंग्वेज में लिखने होते हैं, या फिर ये कह लो वो जो एलिमेंट है ना आपको एक सिंगल एलिमेंट x से लिखने हैं, और उस x के अंदर वो सारे एलिमेंट आपको नजर आने चाहिए। हाँ, शुरुआत आप हमेशा याद करोगे x सच डेट। अब उसके बाद मैं क्या लिखूं कि ये जो मेरा x है ना इसके अंदर ये सब के सब एलिमेंट मेरे को नजर आऊं। मैं ऐसे लिखूंगा कि x मेरा कौन नहीं हो, वो है इन इंग्लिश अल्फाबेट। एक और देखो आपको नाम समझ में आया होगा, जैसे मान लिया a कोई सेट है भाई, मान लिया a सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 और 4 है। ये जो सेट है ना अपने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मान लिया आपने जो ए सेट है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो आप क्या करोगे? आप इन सब के सब एलिमेंटों को एक सिंगल एलिमेंट x से लिखोगे, और वो जो सिंगल एलिमेंट x है ना उसके अंदर ये सब के सब एलिमेंट आपको नजर आने चाहिए। अब आप कैसे लिखोगे? देखो शुरुआत तो आपको हमेशा ऐसी करनी है, जब भी आप किसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हो ना शुरुआत तो आपने ऐसे ही करनी है, x सच डेट। अब की बार आप ऐसे तो लिख नहीं सकते कि x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे मत लिखो। जब नंबर हो ना तो आप ऐसे कर लेना x सच डेट कि जो मेरा x है ना वो 1 या 1 से तो बड़ा है। x मेरा जो है ना, देखो जिस साइड मुंह खुला वो चीज बड़ी होती है, x बड़ा है या बराबर है 1 के, छोटा या बराबर है किससे भाई? 4 से। अब 1 या 1 तो बड़ा तो 1.5 भी हो गए, 1.2 भी हो गए, और वो तो यहाँ पे है नहीं ना, तो यहाँ पर 1.4 ना यहाँ पर 1.2, 1 से बड़ा तो 2.5 भी हो गए, पर वो तो नहीं है ना। तो साथ में आपको एक चीज और लिखनी पड़ेगी भाई कि जो मेरा x है ना वो बिलोंग करता है किससे भाई? नेचुरल नंबर से। कि मेरा जो x है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, ताकि आप ये कह सको
कि 1 से बड़ा 2 ही होगा, बीच के नहीं है। ये हो गए। अब मान लीजिए इसी चीज को कोई ऐसे लिख दे कि x सच डेट, यहाँ 1 का स्टार्टिंग है ना, तो आप ऐसे भी लिख सको थे x ग्रेटर देन 0, x मेरा जो है ना बड़ा है 0 से। अब इक्वल टू तो लिखो नहीं गए, छोटा है किससे भाई 5 से। अगर आप यहाँ इक्वल टू लगाओगे तो 1 और 4 लिखने पड़ेंगे, इक्वल टू नहीं लगाओगे तो 0 और 5। x जो है ना 0 से बड़ा और 5 से छोटा, और साथ में लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में। तो ये एक ही बात है, यानी मैंने कोई बात बोली थी नहीं कि अगर आपने कोई सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो ना, तो सबके अलग अलग आंसर हो सकते हैं। मतलब आपको समझाना है किसी को, मतलब आपने जो है ना वो सारे एलिमेंट x से लिखने हैं। अब x से आप कैसे लिख रहे हो वो तो आप पे डिपेंड है। हमारे कोई ऐसे लिख दे, कोई ऐसे, दोनों का सही है। अब की बार ये जो चीज है ना आप ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिख पाओगे, अब की बार तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। तो नंबर हो तो ये अपना लेना, हाँ अगर आप उस चीज को लैंग्वेज में लिख सको तो ऐसे लिख देना। और देखो जिसको ना समझ में आया हो, मान लिया सी कोई सेट है भाई, और सी सेट में जो है ना मान लिया आपके नंबर है भाई 1 तो नहीं है, आपकी बार 5 7 मान लिया 8 है। ये जो सेट है ना अपने रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और आपने इसको रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखोगे? अब इसके अंदर कौन है? ये नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक? 5 से लेकर 8 तक। तो जब आपने कोई सेट रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो क्या बेस बताया है, ये सब के सब जो एलिमेंट है ना आपने सिंगल एलिमेंट x से लिखने हैं। उस x से आप इस तरीके से लिखोगे कि वो सारे एलिमेंट आपको x में नजर आने चाहिए। तो आप कैसे लिखोगे? तो मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपने कोई सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो ना, शुरुआत आपने हमेशा ऐसे करनी है x सच डेट। अब यहाँ देखो एक बार, अब x के बारे में क्या लिखोगे? x किससे बड़ा है? 4 से बड़ा है ना, x जो है 4 से तो बड़ा है। हाँ अगर आप इक्वल टू लिखोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा फिर। और किससे छोटा भाई? 9 से छोटा है ना, और साथ में फिर वही बात x जब को 4 से बड़ा है, अब 4 से बड़ा तो 4.2 भी होगा, और 4.2 तो यहाँ है ही नहीं। 4 से बड़ा तो 7.5 भी होगा, 7.5 तो यहाँ है कौन है? मैंने आपको साथ में लिखना पड़ेगा भाई कि x मेरा कौन है? कोई नेचुरल नंबर है। तो ये जो इस सेट की, ये जो है ना इस सेट की कौन कहलाओगी? सेट बिल्डर फॉर्म कहलाओगी। थोड़ा सा मुश्किल है भाई, जिसको कम समझ में आई हो तो सेट बिल्डर फॉर्म का आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको वहां समझ में आ जाएगी। हाँ रोस्टर फॉर्म आसान है। तो दोनों जो फॉर्म है ना दोबारा फिर मैं रिवाइज करवा दूं। कोई भी आपके पास सेट है उसको लिखने के, उसको रिप्रेजेंट करने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप उसको रोस्टर फॉर्म में लिखोगे या आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे। ये रोस्टर फॉर्म क्या होती है? रोस्टर फॉर्म के अंदर उस सेट में जो एलिमेंट है ना उन एलिमेंटों की आपको एक लिस्ट बनानी होती है, और उस लिस्ट में जो एलिमेंट आप लिख रहे हो वो एलिमेंट आपको सेपरेटली लिखने हैं। उनको सेपरेटली करेगा कौन? कॉमास करेंगे, और साथ में किसमें बंद करोगे? कर्ली ब्रैकेट में। तो वो उसकी कौन कहलाओगी? रोस्टर फॉर्म कहलाओगी। उसके बाद कौन है भाई? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है? पहली बात तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर अलग अलग का अलग अलग आंसर हो सकता है। यानी सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर उस सेट में जो जो एलिमेंट है ना वो आपने एक सिंगल एलिमेंट x से लिखने हैं, और शुरुआत हमेशा ऐसे करोगे x सच डेट। उसके बाद मैं x के बारे में क्या लिखूं कि वो जो जो एलिमेंट है ना वो मेरे को उस x में नजर आवे। तो अलग अलग तरीका उसका अपना, जिसको कम समझ में आए तो बाद में आ जाएगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है भाई? आपने उस सेट के जो सारे एलिमेंट है ना वो एक सिंगल एलिमेंट x से लिखने हैं। अब कैसे लिखोगे? एक दो क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो, इसके बाद दो नोट है भाई 1.3 पेज पे आना। पहली बात तो आपको +1 का जो मैथ है ना इसमें नोट वर्ड बार बार सुनने नहीं मिलेगा। नोट्स का मतलब क्या है? नोट मतलब एक किस्म का रूल होता है भाई।
रूल को या लॉ को, यानी उसमें वो जो बात बोल लगा नहीं वो हमेशा वैलिड होगी। जब भी आपको ये कहे कि ये नोट है कोई, तो जब भी वो नोट वर्ड यूज करे ना, यानी एक किस्म तो वो लॉ है, यानी वो बात आपको माननी ही पड़ेगी उसकी, यानी वो बात तो हमेशा होगी ही होगी। अब पढ़ना एक बार नोट 1 पढ़ो एक बार। नोट 1 में क्या लिखा हुआ है? नोट 1 के अंदर लिखा हुआ भाई द ऑर्डर ऑफ राइटिंग द एलिमेंट ऑफ ए सेट इज इमैटेरियल, यानी मतलब क्या वो ये कहो है जो सेट है ना वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। जो सेट है वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर पे डिपेंड मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले आप छोटा एलिमेंट लिखो फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या फिर पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी मन मर्जी है, आप कोई सा भी एलिमेंट कहीं भी लिख सको। जैसे मान लिया ए कोई सेट है, मान लिया ए कोई सेट है और ए सेट में जो है ना मान लिया आपके एलिमेंट 1 2 और 3 है भाई, आप इसी सेट को ऐसे भी लिख सको। मान लो कोई सोचे मैं 3 ने पहले लिखूंगा, 2 ने बाद में या बीच में लिख दिया, या 1 ने बाद में, तो आप ऐसे भी लिख सको। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले छोटा एलिमेंट फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या फिर पहले सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। आप एलिमेंट को कहीं का कहीं भी लिख सको। मान लिया आप इसी सेट को ऐसे भी लिख सको, दे आपकी मर्जी हो तो 2 मान लो पहले लिख दे, 1 और 3 मान ले बाद में, तो ये और ये सेम बात है। तो जो आपका सेट है ना वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर पे डिपेंड मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले आप सबसे छोटा लिखो फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपकी मन मर्जी है, आप कोई सा भी एलिमेंट कहीं पर भी लिख सको। सेकंड आपका नोट है भाई, पढ़ना एक बार फिर समझाऊंगा क्या मतलब है। एन एलिमेंट ऑफ ए सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। वो ये को है किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट चाहे आप 500 बार लिख दो, काउंट तो वो एक बार ही होगा। दोबारा फिर सुनो, वो ये को आपको कि सेट में जो है ना कोई भी एलिमेंट दोबारा से लिखा और ना लिखा बराबर बात है, यानी काउंटिंग उसकी एक बार ही होनी है। जैसे मान लिया ए कोई सेट है, ए सेट में मान लिया 1 2 और 2 जो है ना दोबारा से फिर मैंने लिख दिया भाई। मान लिया ए कोई सेट है उसमें एलिमेंट है 1 और जो 2 है ना वो मैंने 2 बार लिख दिया, तो ये जो काउंटिंग है ना वो तो एक बार ही होनी है। यानी किसी सेट के अंदर कोई एलिमेंट दोबारा से लिखा और ना लिखा बराबर बात है। यानी आप इस सेट को ऐसे लिख सको 1 2 और, यानी ये जो सेट है ना वो यही वाला सेट है। यानी 2 को चाहे बार 400 बार लिख दो चाहे 2000 बार लिख दो, काउंट तो एक बार ही होना है। जैसे मान लिया बी कोई सेट है और बी सेट में मान आपके एलिमेंट है 5 5 7 7 7 8। अब इसमें 5 आपका 2 बार है तो इसमें 2 बार नहीं काउंट होगा, एक बार ही काउंट होगा। 7 इसमें 3 बार है, 3 बार नहीं एक बार ही काउंट होगा। यानी बी जो अपना ना एक्चुअल में ये वाला सेट है 5 7 और 8। तो किसी भी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट दोबारा से लिखा और ना लिखा बराबर बात है। चाहे आप एलिमेंट को 200 बार लिखो, काउंटिंग तो उसकी एक बार ही होनी है। तो कर लोगे ये, तो 2 नोट आपके बार बार यूज होंगे। पहला नोट आपको क्या कहा है कि सेट जो है ना ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता। ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता मतलब आप एक एलिमेंट चाहे कई बार लिखो, काउंट तो एक बार ही होना भाई। दूसरी बात, जो सेट है ना उसमें कोई भी एलिमेंट दोबारा से लिखा और ना लिखा बराबर बात है। इसके बाद अब तो टाइप आ गया भाई, पढ़ना टाइप। देखो टाइप में क्या कहो, सबसे पहला अपना भाई टाइप ऑफ ए सेट है भाई, टाइप ऑफ द सेट।
अब सेट की जो ना टाइप पढ़ोगे, सबसे पहले जो आपकी टाइप है ना वो हो गई फाइनाइट सेट में, कि कोई भी सेट है ना वो फाइनाइट सेट कब कहलाओगे। वैसे आप नाम से समझ गए होगे, फाइनाइट मतलब उस चीज को आप काउंट कर सको। तो क्या होता है आपका फाइनाइट सेट भाई, जिस सेट में जो एलिमेंट है ना उनको आप काउंट कर पाओ। भाई इसमें 10 एलिमेंट है, 50 है, 200 है या 1000 है, तो मेरे क्या कहलाओगे, फाइनाइट सेट कहलाओ। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल तो समझो, इसमें लिखा हुआ ये बात पढ़ना एक बार, if the element of a set are finite in number then the set is called finite set। अगर किसी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो फाइनाइट हो यानी उनको आप काउंट कर सको, तो कैसा सेट कहलाओगे, मेरा फाइनाइट सेट कहलाओ। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दूं, मान ले ए कोई सेट है और ए सेट में मान लो आपका एलिमेंट है भाई 1, 7 और 8 है। कितने एलिमेंट है इसमें, इसमें आपके 3 एलिमेंट है ना, 1, 2 और 3, तो कैसा सेट कहलाओगा, जो फाइनाइट। अरे फाइनाइट हो चाहे 1 करोड़ हो वो भी फाइनाइट है, 5 करोड़ भी फाइनाइट है। ये जरूरी नहीं कि मान ली ऐसे होता है, मान लिया बी कोई सेट है, बी कोई सेट है उसमें मान एलिमेंट है 1, 2, 3 अप टू 2000 है, तो ये भी जो सेट है वो फाइनाइट है क्योंकि इसके एलिमेंट आप काउंट कर पाओगे। इसमें कितने एलिमेंट है, 4 नहीं है इसमें 2000 एलिमेंट है। तो जिस भी सेट के जो एलिमेंट है ना उनको काउंट आप कर सको, तो कैसा सेट कहलाओगा, मेरा फाइनाइट। बल्कि इसमें एक एग्जांपल लिखा हुआ है जो कि आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, क्या कहो, द सेट ऑफ मंथ, द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर, इन ए ईयर भाई कि साल में जो आपके महीने हैं ना, साल में अगर आप महीना का सेट बनाओगे तो वो सेट कैसा होगा, आपका फाइनाइट होगा। क्यों, उनको काउंट आप कर पाओगे। कितने महीने हो, 12 महीने हुए, उनको काउंट आप कर पाए ना, यानी कैसा सेट होगा मेरा, ये भी फाइनाइट सेट। तो जिस भी सेट के जो एलिमेंट है ना उनको काउंट आप कर सको, तो वो कैसा होगा, मेरा फाइनाइट सेट होगा भाई। जैसे और देखो, जैसे मान लिया एस कोई सेट है, एस सेट में मान लिया वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन मान लिया 5 और साथ में लिखा हुआ भाई एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। मान लिया एस कोई सेट है और एस सेट जो ना सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म एक्स सच डेट, तो एक्स मेरा 1 से तो बड़ा है और 5 से छोटा है और साथ में जो एक्स है वो कौन है, मेरा नेचुरल नंबर भी है। और आपको मान लिया चेक करना हो भाई ये सेट आपका फाइनाइट है कि नहीं है, तो सुनो काम की बात है, जब भी आपको किसी सेट का बिहेवियर चेक करना हो ना, यानी वो कैसा सेट है ये चेक करना हो, तो जब तक आप उस सेट के जो एलिमेंट है ना उनको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आप उसका जो बिहेवियर है ना वो आप चेक नहीं कर सकते भी। ये पूरे चैप्टर में काम की बात है कि जब भी आपको चेक करना हो कि कोई सेट कैसा है यानी उसका बिहेवियर कैसा है, तो आपको वो सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो आप बता पाओगे कि ये सेट की कौन सी टाइप है। तो पहले आप इस सेट को जो है ना इसके रोस्टर फॉर्म में लिखोगे। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म के अंदर आपको जो सेट है ना उसके एलिमेंटों की एक लिस्ट आपको बनानी होती है। लिस्ट में जो एलिमेंट है वो सेपरेटली आपको लिखने हैं। सेपरेटली मतलब सेपरेटली उनको कौन करेगा, कॉमास करेंगे और साथ में किसमें बंद करोगे, कर्ली ब्रैकेट में। देखो क्या बनेगा, देखो ये जो एक्स है ना इसका क्या मतलब है, वही एलिमेंट आपके बनेंगे। क्या मतलब है, x बड़ा है 1 है, अब 1 से बड़े और 5 से छोटे और साथ में कौन हो, नेचुरल नंबर, तो कौन कौन होंगे, 2, 3 और 4 यही बनेंगे ना। 1 से तो बड़े और 5 से छोटे और साथ में कौन, नेचुरल नंबर, तो ये बनेंगे, यानी ऐसे सेट आपका ये होगा। और इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1, 2 और 3 है ना, यानी कैसा सेट होगा आपका, ये फाइनाइट सेट होगा। तो क्या होता है फाइनाइट सेट, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो गई, एलिमेंट। और देखो इसके बाद इनफाइनाइट सेट आ गया अपना। नेक्स्ट आपका भाई
इनफाइनाइट सेट में। आप नाम से समझ गए होंगे इनफाइनाइट सेट क्या होने वाला है। क्या होता है इनफाइनाइट सेट? जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, यानी जिसके जो एलिमेंट है ना उनको काउंट आप ना कर सको। जैसे मान लिया कोई सेट है भाई, उसमें मान लिया एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू सो, तो इसके जो एलिमेंट है ना उनको आप काउंट नहीं कर सकते। किसका सेट है ये? नेचुरल नंबर का। तो आप बता सकते हो कि जो आपके नेचुरल नंबर कितने टोटल, काउंटिंग में नहीं बता सकते ना, तो कैसा सेट होगा मेरा? यो इनफाइनाइट सेट होगा। यानी जिस भी सेट के अंदर जो डॉट डॉट आपको दिख जाना, यानी वो कैसा सेट है मेरा? इनफाइनाइट सेट है। और देखो जैसे मान लिया 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, कैसा सेट है मेरा? ये भी इनफाइनाइट सेट है। और किसका सेट है? यो होल नंबर का सेट है। क्या आप काउंट कर सकते हो कि टोटल आपके जो होल नंबर कितने हैं? नहीं कर सकते ना। ये आपका कैसा सेट है भाई? इनफाइनाइट सेट है। और जिसको आप होल नंबर का W से लिख दोगे, नेचुरल का तो N से लिख दोगे। ये सारे आपके कैसे सेट है भाई? इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इनको आप काउंट नहीं कर सकते कि एलिमेंट आपके कितने हैं। जिस भी सेट के अंदर आपको डॉट 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 नजर आ जाए ना, यानी वो कैसा सेट होगा मेरा? इनफाइनाइट सेट होगा। एक और देखो, एक सेट है भाई x such that x equal to p upon q, q not equal to 0 and P and Q are co-prime। और ये सेट की नोटेशन मैंने बंद कर दी। तो क्या ये सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है? पहले आप सोच के ये बताओ, ये सेट में कौन से एलिमेंट है? किसकी डेफिनेशन है आपकी कि जो मेरा x है ना वो इस प्रकार है कि x यानी आप p बाई q के फॉर्म में लिख पाओगे। क्यों किसकी इक्वल नहीं है? 0 की इक्वल नहीं है। और साथ में p और q मेरे कौन है? को प्राइम। तो ये किसकी डेफिनेशन दी है? ये आपकी डेफिनेशन दी रैशनल नंबर की। यानी ये जो सेट है ना ये किसका सेट है भाई? रैशनल का सेट है। तो क्या रैशनल नंबर को आप काउंट कर सको? काउंट नहीं कर सकते ना। टोटल आपके कितने हैं? यानी ये भी कैसा सेट होगा मेरा भाई? इनफाइनाइट सेट होगा। और जो रैशनल का सेट है ना उसको नॉर्मली हम क्यू से लिखते हैं। तो ये भी कैसा सेट है मेरा भाई? इनफाइनाइट सेट है। तो क्या होता है इनफाइनाइट सेट? जिसके जो एलिमेंट है ना उनको आप काउंट ना कर सको। और देखो भाई उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टाइप आ गया अपने ना, ये नहीं से अगली हो। इसके बाद जो है ना वो आपका भाई सिंगलटन सेट आ गया। सिंगलटन सेट ऐसा आप नाम से समझ गए होंगे कि सिंगलटन सेट क्या होने वाला है। सिंगल माने 1, तो थर्ड आपकी जो टाइप है ना वो हो गई सिंगलटन सेट। सिंगल माने एक एलिमेंट हो, तो जिस भी सेट के अंदर एक ही एलिमेंट हो तो वो कैसा कहलाऊंगा मेरा भाई? सिंगलटन सेट कहलाऊंगा। जैसे एग्जांपल देखो, मान लिया एक कोई एलिमेंट है, उसमें जो है ना एक एलिमेंट है 7, तो ये सेट आपका कैसा सेट है भाई? सिंगलटन सेट। क्यों सिंगलटन सेट? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है, वो कौन है मेरा? 7। मान लिया बी कोई सेट है और बी सेट में मान लिया आपका एलिमेंट है भाई 0 खाली। बी सेट में कौन है? खाली 0 है, तो ये भी आपका सिंगलटन सेट ही है। और इसमें एक एलिमेंट है वो कौन है मेरा? 0 है, ये भी सिंगलटन होगा। जैसे मान लिया सी कोई सेट है, उसमें मान लिया एलिमेंट है 1 और 10, तो ये आपका सिंगलटन सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एलिमेंट हो गए ना। सिंगलटन सेट कौन होगा? जिसमें एक ही एलिमेंट हो। मान लिया m कोई सेट है, मान लिया m सेट आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, मान लो वो ये है x सच दैट x ग्रेटर देन 1 और लेस देन मान लिया 3 है भाई, और साथ में लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में, क्योंकि m मेरा कोई सेट है और m सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है।
और उस x में क्या खासियत है, वो x 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा है, और x साथ में कौन है मेरा, एक नेचुरल नंबर b है। और आपको मान लो चेक करना हो ये सिंगलटन सेट है कि नहीं, और क्या बेस मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई सेट चेक करना हो ना कि वो किस टाइप का सेट है, तो ये तो आपको पहले पक्की बात है भाई कि वो सेट आपको उसकी रोस्टर फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप उस सेट को उसकी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तो आप नहीं बता पाओगे कि उसकी वो कौन से टाइप का सेट अपना। लिखो रोस्टर फॉर्म में इसको। रोस्टर फॉर्म क्या होती है, इस सेट में जो जो एलिमेंट है ना उनकी आपको सेपरेटली एक लिस्ट बनानी है भाई। देखो कौन कौन होंगे, देखो x में क्या खासियत है, x जो है ना 1 से तो बड़ा है और 3 से छोटा। अब 1 से बड़े और 3 से छोटे और साथ में कौन हो, नेचुरल नंबर, तो कौन होगा वो 2 होगा ना खाली। यानी ये सेट आपका कैसा सेट है भाई, सिंगलटन सेट है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है भाई, जिस सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो वो कौन कहलाओगा, मेरा सिंगलटन सेट कहलाओगा। हाँ ये बात पूरे चैप्टर में काम की है कि जब भी आपको किसी सेट का बिहेवियर चेक करना हो ना कि वो कैसा सेट है, तो हमेशा वो रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही आपको पता लगेगा कि वो कैसा सेट है आपका भाई। इसके बाद देखो एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट भाई। नेक्स्ट आपकी जो टाइप है ना वो ये है, बल्कि एक इस सेट के 3 नाम होते हैं, चाहे को एम्प्टी सेट, चाहे आपको नल सेट में, और चाहे आपको वॉइड सेट में, तीनों इसी के नाम है। और आप नाम से समझ गए होंगे कि क्या डेफिनेशन होने वाली है। एम्प्टी मतलब खाली, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, जिस सेट में क्या हो भाई, एक भी एलिमेंट ना हो तो वो मेरा कौन कहलाएगा, एम्प्टी सेट या फिर नल सेट या फिर वॉइड सेट। एग्जांपल देखो, जैसे मान लिया ए कोई सेट है और ये जो ए सेट है ना मैंने इसकी सेट वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, मान ये लिखा हुआ x सच डेट x ग्रेटर है भाई 1 से और लेस मान लिया 2 से, और साथ में जो है ना x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है भाई। मान लिया ए कोई सेट है और ए सेट में क्या खासियत है कि उसमें जो एलिमेंट x है वो x 1 से तो बड़ा और 2 से छोटा और साथ में कौन है, नेचुरल नंबर। तो क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होता है जो 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, नहीं होता ना। यानी इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो कैसा सेट कहलावा, यो एम्प्टी सेट कहलावा। और जो एम्प्टी सेट है ना उसको आप हमेशा फाई से लिखोगे। किससे लिखोगे, फाई से लिखोगे। इसकी स्पेशल नोटेशन होती है, किससे लिखोगे, फाई से लिखोगे या फिर ऐसे लिख दोगे। जो सेट की नोटेशन है ना वो लगाकर ना और खाली छोड़ दोगे, या तो फाई से लिखोगे या जो आपके सेट की नोटेशन है ना वो लगाकर ना खाली छोड़ दोगे। तो जो एम्प्टी सेट है, नल सेट या वॉइड सेट एक ही बात है। क्या होता है एम्प्टी सेट, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो और उसकी एबीसी से लिखोगे, इसकी स्पेशल नोटेशन होती है, या तो खाली फाई से लिखोगे या फिर जो सेट की नोटेशन है ना उससे लिखोगे। कर लोगे ये। जैसे और देखो भाई, मान लिया बी कोई सेट है, बी सेट में मान लिया आपका एलिमेंट है एक्स, मान लिया आपका सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर मान लिया भाई 5 और लेस मान लिया 6, और साथ में जो एक्स है ना वो बिलोंग्स टू ऑल नंबर है भाई। कि बी जो सेट है वो अपनी सेट वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और बी में जो एलिमेंट x है ना उस x में क्या खासियत है, x बड़ा है 5 से और छोटा है 6 से, और साथ में x मेरा कौन है भाई, होल नंबर भी है। तो क्या ऐसा कोई होल नंबर होता है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो, नहीं होता, नहीं। यानी इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ये जो बी सेट है वो कैसे कहलावा, मेरा एम्प्टी सेट कहलावा, यानी वॉइड को या नल सेट वो कहलावा। और एम्प्टी सेट हो, वॉइड सेट हो या फिर नल सेट हो, उसको आप में से किससे लिखोगे, या तो आप फाई से लिख दियो। अगर फाई से ना लिखो तो जो सेट की नोटेशन है ना उसको खाली छोड़ दियो। तो कर लोगे ये। तो
उसके बाद जो है ना दो नोट दिए हुए हैं। ये जो दो नोट है ना ये आपको ये बताओ है कि जो एम्प्टी सेट है ना उसके अंदर जो स्टूडेंट है वो क्या गलती करे हैं। ये आपको नोट ये बात बताऊँ है कि आप इसके अंदर क्या गलती करने वाले हो। पढ़ना पहला नोट, पहले नोट में ये लिखा हुआ है कई जो स्टूडेंट है ना एम्प्टी सेट में ऐसे लिखेंगे, सेट के अंदर जो है ना 0 लिख देंगे कि ये एम्प्टी सेट है। मान लिया आपने पता लग गया भाई ए मेरा एम्प्टी सेट है तो ए सेट में फिर ऐसे लिख के पाऊंगे, ये गलत है भाई। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन नहीं है। एम्प्टी सेट को या तो खाली फाई से लिखोगे या फिर सेट की सिर्फ क्या बनाओगे नोटेशन, उसमें 0 नहीं लिखोगे। ये एम्प्टी सेट को नहीं हो तो आपका सिंगलटन सेट है। क्यों सिंगलटन सेट है? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है और वो कौन है मेरा 0 है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है भाई, ये कौन है मेरा सिंगलटन सेट है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई कि कोई सेट आपका एम्प्टी सेट है और आप उसके अंदर 0 लिख दो, वो एम्प्टी थोड़ा रहेगा फिर, उसमें तो एक एलिमेंट 0 आ गया है ना, तो सिंगलटन सेट होगा। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। अतः आप खाली से लिखोगे या फिर फाई से, कोई इसके अंदर 0 नहीं लिखेगा, तो 0 मतलब खाली, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। सेकेंड आप क्या गलती करने वाले हो, जो एम्प्टी सेट है ना मैंने आपको बोल दिया कि आप फाई से लिखोगे और कई इस फाई में जो है ना सेट की जो नोटेशन उसमें बंद करे पाओगे। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है भाई। आप खाली फाई, ये तो आपका एम्प्टी, ये तो एक सेट बन गया, ये तो खुद एक सेट बन गया जिसमें एक एलिमेंट है और वो कौन है मेरा फाई है, नहीं तो सिंगलटन सेट बनेगा आपका दोबारा से। तो आपको ये गलती भी नहीं करनी है भाई। या तो आप खाली फाई से लिखोगे या फिर जो सेट की नोटेशन है ना सिर्फ आप वो बना दोगे। ऐसा नहीं करना कि एम्प्टी सेट है और आपने उस सेट को ऐसे लिख दिया, ये गलत तरीका भी लिखने का। या आपने ऐसे लिख दिया कि जो आपने फाई से करा डिनोट वो जो कर्ली ब्रैकेट में कर दिया बंद, वो भी आपका क्या अभी गलत है। ये दो गलतियां आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद पढ़ो, इसके बाद है इक्वल सेट है भाई। इक्वल सेट ये नाम तो पता लग जाए आपने कि क्या होने वाला है इक्वल सेट में ना। पहले बात तो जो इक्वल सेट है ना वो अकेला तो चेक होना तरह है कि वो इक्वल है कि नहीं, वो हमेशा आपके दो सेट के बीच में चेक होगा कि वो इक्वल है कि नहीं है भाई। मान लिया ए और बी दो सेट है भाई, मान लिया ए और बी मेरे पास कौन है दो सेट है और आपको चेक करना हो ये इक्वल है कि नहीं। पहले आप एक बार डेफिनेशन पढ़ो इसकी क्या है। इसकी डेफिनेशन है भाई टू सेट्स ए एंड बी are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। यानी आपको वो ये कवर है A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए और B का हर एक एलिमेंट A में होना चाहिए। तो ये सेट कैसे कहलाऊंगे, इक्वल कहलाऊंगे। जैसे एग्जांपल देखो, मान ले A कोई सेट है, A में मान ले एलिमेंट है 1 2 और 3। मान एक बी सेट है भाई, बी सेट में मान लो आपके एलिमेंट है 2 3 और 1 मान लीजिए। और आपको चेक करना है कि A इक्वल टू बी है कि नहीं, यानी दोनों सेट आपके इक्वल है कि नहीं है। तो क्या डेफिनेशन आपने पढ़ी है, डेफिनेशन आपने पढ़ ली कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब पहले सेट का हर एक एलिमेंट दूसरे सेट में हो और दूसरे सेट का हर एक एलिमेंट पहले सेट में हो। चेक करना एक बार, क्या ए का हर एक एलिमेंट बी सेट में है ना 1 2 3 ये रहा 1 2 3। क्या बी सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट में है भाई 1 3 2 ये रहा 1 3 2। और दोनों सेट मेरे कैसे कहलाओगे, इक्वल कहलाओगे और जिनको आप मैथ में ऐसे लिखोगे। अब किसी का मन में आया हो कि यहाँ तो 1 पहले लिखा हुआ है और इस सेट में 1 बाद में लिखा हुआ, तो इक्वल कैसे हो गई। तो हमने एक नोट पढ़ा था भाई, जो सेट है ना वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी एलिमेंट आप कहीं पर भी लिखो वो सेम बात है, तो इक्वल सेट है। हाँ मान ऐसे होता ना, मान लो ए सेट में एलिमेंट होते भाई 2 5 और 7। मान लो बी सेट में आपके एलिमेंट है
5 2 और मान लिया 8 है भाई, तो ये आपकी इक्वल सेट नहीं है। क्यों इक्वल सेट नहीं है? क्योंकि जो एलिमेंट ए में है ना वो बी में नहीं है, जो बी में है वो ए में नहीं है। इसमें तो 7 है, इसमें 7 है ही नहीं, इसमें तो 8 है, इसमें 8 है ही नहीं, तो ये आपकी इक्वल सेट नहीं है। तो जिसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे, जो इक्वल टू का सिंबल है ना उसको कैंसिल कर दोगे भाई, यानी दोनों सेट आपके इक्वल नहीं है। तो दो सेट आपके इक्वल कब होंगे? जब ए का हर एक एलिमेंट बी में हो और बी का हर एक एलिमेंट ए में हो, तो वो सेट आपके कैसे कहलाओगे? इक्वल सेट वो कहलाओगे। हाँ, मान लिया ए सेट में मान लिया आपके एलिमेंट है 1 1 2 7, बी सेट में मान लिया एलिमेंट है 1 7 और 2। चेक करो इक्वल है कि नहीं है, ये सेट आपके इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है ये सेट, प्रक्रिया का मन में आया हुआ, इसमें तो 4 एलिमेंट, इसमें 3, इक्वल कैसे हो गए? इक्वल है भाई, क्योंकि हमने बेस पढ़ा था कि किसी भी सेट के अंदर कोई एलिमेंट दोबारा से लिखा ना लिखा बराबर बात है। यानी ये सेट एक्चुअल में जो है ना 1 1 2 7 को ना, एक्चुअल में इसमें एलिमेंट 1 2 और 7 ही है। इसमें भी कौन है? 1 7 और 2 ही, इक्वल होंगे ये सेट। तो इक्वल सेट क्या होते हैं? अगर दो सेट इक्वल हो तो पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, और दूसरे सेट के जो सारे के सारे एलिमेंट है ना वो किस में होने चाहिए भाई? पहले सेट में होने चाहिए। लास्ट आ गया भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट है। अब तुम पढ़ोगे कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट। देखो क्या होता है मेरा कार्डिनल, स्पेलिंग गलत हो ठीक कर लिया भाई, कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट में। पहली बात तो जो कार्डिनल नंबर है ना वो आप फाइनाइट सेट का ही निकाल पाओगे। अगर सेट आपका इनफाइनाइट है ना तो उसका कार्डिनल नंबर आप नहीं निकाल सकते। इसमें साथ में लिखा हुआ क्या होता है? फाइनाइट सेट जिसके एलिमेंट आप काउंट कर सको। देखो क्या होता है कार्डिनल नंबर किसी सेट का? मान ले ए कोई सेट है, पहली बात तो जिसका कार्डिनल नंबर है ना उसको आप एन ए से लिखोगे। किसी सेट का जो कार्डिनल नंबर है ना उसको ऐसे लिखो एन ए। इसको पढ़ते कैसे हैं? इसको ऐसे पढ़ते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब देखो होता क्या है, मान ले ए कोई सेट है, ए सेट में मान ले एलिमेंट है 1 2 7, तो इस सेट का कार्डिनल नंबर कौन होगा? कार्डिनल नंबर क्या होता है? उस सेट के अंदर काउंटिंग में कितने एलिमेंट है वो कौन कहलाओगा? उसका कार्डिनल नंबर कहलाओगा। उस सेट के अंदर काउंटिंग में कितने एलिमेंट है ना वो कौन होगा? उसका भाई कार्डिनल नंबर। क्या एलिमेंट है इसमें? 1 2 और 3 है ना, इसका कार्डिनल नंबर कौन होगा? 3 होगा। यानी जिसको आप कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो एन ए, तो एन ए मेरा कौन होगा भाई? 3 बनेगा। जैसे और देखो, जैसे मान लिया बी कोई सेट है, उसमें मान लिया एलिमेंट है 1 और 7, तो इसका कार्डिनल नंबर कौन होगा? 2 बनेगा, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट है ना, 1 और 2। जिसको आप कैसे लिखोगे? जिसको आप मैथ के लैंग्वेज में से लिखोगे एन बी इक्वल टू कौन होगा भाई? 2 बनेगा। कर लोगे ये तो? यानी किसी भी फाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर कौन होता है? उस सेट के अंदर काउंटिंग में कितने एलिमेंट हैं वो कौन कहलाओगा? उसका कार्डिनल नंबर कहलाओगा। लास्ट टॉपिक आ गया भाई, आज के लिए लास्ट है वैसे, इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट देखो क्या होता है? पहली बात तो जो इक्विवेलेंट है ना वो आप दो सेट के बीच में ही कर पाओगे कि वो दो सेट आपके इक्विवेलेंट है कि नहीं। दूसरी बात है वो जो दोनों सेट है ना वो आपके फाइनाइट होने जरूरी है। अगर आपको चेक करना हो भाई दो सेट इक्विवेलेंट है कि नहीं, यानी पहली बात तो वो जो दोनों सेट है ना वो आपके फाइनाइट सेट होना जरूरी है।
अब इक्विवेलेंट सेट का क्या मतलब है? इक्विवेलेंट सेट का मतलब है भाई उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट है ना वो काउंटिंग में बराबर हो। मैंने ये नहीं कहा कि वो सेट बराबर हो, अगर सेट बराबर होंगे वो तो इक्वल सेट कहलाओगे। इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? काउंटिंग में बराबर हो, एलिमेंट चाहे बराबर हो चाहे ना हो। जैसे मान लिया ए सेट में एलिमेंट है भाई 1 2 7, बी मान लो कोई सेट है उसमें मान लिया एलिमेंट आपके 9 10 और 11 है भाई। ये सेट आपके इक्विवेलेंट है। क्यों ये सेट आपके इक्विवेलेंट है? क्योंकि दोनों में जो एलिमेंट है ना वो काउंटिंग में बराबर है। इसमें क्या एलिमेंट है? 1 2 3। इसमें क्या एलिमेंट है? 1 2 3। तो कैसे सेट कहलाऊंगे? ये इक्विवेलेंट सेट कहलाऊंगे। या आप किसी बात को ऐसे बोल सको, अगर ए और बी दो सेट है तो इक्विवेलेंट सेट कब होंगे? जब दोनों सेट का जो कार्डिनल नंबर है ना वो इक्वल हो। दोनों सेट का कार्डिनल नंबर क्या हो? इक्वल हो। तो वो कैसे सेट कहलाएंगे मेरे भाई? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। और जिसको मैथ में जो है ना सिंबल के लिए ऐसे लिखो ए, ये सिंबल है भाई इक्विवेलेंट का बी, तो कर लोगे ये। तो दो सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं? जब दोनों में जो एलिमेंट है ना वो काउंटिंग में क्या हो? मेरे बराबर हो। तो कैसे सेट होंगे? वो मेरे इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो आपने टाइप पढ़ ली भाई। तो चलो जो एक्सरसाइज है ना वो तो परसों करेंगे, तो आपने आज यहाँ तक करना है।